बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक नया कहानी का दौर स्टार्ट करेंगे। आगाज़ करेंगे पॉलिटी का और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की आज की लेक्चर सीरीज़ को हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे। तो उसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश के लिए सर्वोपरि है। जो भी हम काम करते हैं एक नियमबद्ध तरीके से करते हैं। अब ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, हम ये समझते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण मात्र बता रहा हूँ, इसका कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक ये उदाहरण है आपको पॉलिटी समझने का। बस हमने ये देखा था जब शुरू में, जब 1600 में अंग्रेज हमारे यहाँ आए हुए थे, तो वो सिर्फ व्यापार करने आए थे और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं करते थे। वो अपना एक नियम बनाए हुए थे कि हमको सुबह उठना है, घूमने जाना है, फिर अपने काम पर लग जाना है, व्यवसाय करना है। अब ये जो शब्द आया कि नियम बना लिया था, हमारे जीवन में भी हमारे नियम होते हैं, तो शुरू से उन्होंने कुछ नियम बनाए थे जिनका वो पालन करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो नियम बनाते गए, कुछ एक्ट लाते गए, चार्टर एक्ट लाते गए, रेगुलेटिंग एक्ट लाते गए, बहुत सारे एक्ट लाते गए। तो वो एक्ट वो जो लेकर आए वो कहीं ना कहीं कंपनी पर लगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने भारतीय जनता पर वो एक्ट या नियम लगाना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो नियम है ना, इन्हीं सारे नियमों को एक संकल्पबद्ध तरीके से एक किताब में लिख दिया गया है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ विभिन्न अंग हैं जिनको अलग अलग देशों से भी लिया गया है। तो वो सारी की सारी बातें अपन करेंगे, एक विस्तृत जानकारी है उसके बारे में देंगे। पर अभी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा संविधान है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं। संविधान के 3 प्रमुख अंग हैं, 1 2 3। पहला अंग जो संविधान का है उसको हम कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अंग है उसको कहते हैं हम कार्यपालिका, उसको कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा जो अंग है उसको कहते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमारे संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट 3 अंग हैं, 3 पार्ट कह लो, 3 पिलर कह लो, सारी की सारी बातें एक ही हैं। अब इसमें विधायिका का काम क्या होता है? ये जो विधायिका है यही हमारी संसद है, यही हमारी संसद है। इस विधायिका में 2 हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, एक अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा काउंसिल ऑफ पीपल। फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, और न्यायपालिका होती है हमारी ज्यूडिशरी, ज्यूडिशरी। संसद क्या करती है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कोई एक बिल को लॉ बनाती है। पहले बिल होता है, बिल को लॉ बनाती है। लॉ बनने के बाद वो उन्होंने काम करके छोड़ दिया, उन्होंने एक नियम बना दिया कि अब आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, ये इन्होंने नियम बना दिया। ठीक है, नियम बना के क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। फिर बारी आती है एग्जीक्यूटिव्स की। एग्जीक्यूटिव्स का काम ये होता है कि जो इन्होंने नियम बनाया है उसका पालन करना और करवाना, जो देश की आम जनता है उसका पालन करवाना। तो जो यहाँ पर पार्लियामेंट में नियम या कानून बना है उसका पालन कराती है हमारी एग्जीक्यूटिव। और अगर इन दोनों के बीच में कोई विवाद होता है, या एग्जीक्यूटिव और पब्लिक के बीच में कोई विवाद होता है, या कोई संविधान का उल्लंघन करता है, तो फिर उसका न्याय करती है हमारी ज्यूडिशरी। उन सभी का न्याय करती है ज्यूडिशरी। मतलब आपसी मामलों में सुलझाने का काम जो है वो हमारी ज्यूडिशरी का है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी ज्यूडिशरी। अच्छा, एक और मज़ेदार बात बताता हूँ।
हमेशा इस पार्लियामेंट या जो विधायिका है इसका और न्यायपालिका हमेशा एक पंगा बना रहता है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पंगा हमेशा चलता रहता है। ये लॉ बनाती है, इसको समझ में नहीं आता है कुछ, तो फिर ये उसमें अमेंडमेंट करने के लिए बाध्य करते हैं। तो ये तो बात की बात है, बट आपको ये समझना है कि बस ये लॉ बनाती है, ये उसका पालन कराती है और ये आपसी मामलों में सुलह कराता है या दंड देता है। और न्यायपालिका और विधायिका का हमेशा बीच में पंगा बना रहता है, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में पंगा बना रहता है। ठीक है, तो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स या कार्यपालिका को। अब कार्यपालिका में जो सबसे प्रमुख, बिल्कुल टॉप मोस्ट जो पद होता है वो होता है हमारे राष्ट्रपति का। ठीक है, वैसे शासन व्यवस्था तो होती है, वो दो प्रकार की होती है, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है और एक संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा अमेरिका या यूएसए, और संसदात्मक शासन व्यवस्था का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा देश भारत। संसदात्मक शासन व्यवस्था में हमारे पास संसद होती है, तो ये हमारे पास संसद है यहाँ पर। अब इस संसद में दो तरह के कार्यपालिका होती हैं। उस कार्यपालिका में एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका में आता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे इस पॉलिटी के नए लेक्चर से, और इसमें भी हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से, और फिर राष्ट्रपति के बाद हम देखेंगे कि और आगे कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स हमको मिलते हैं। राष्ट्रपति में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि राष्ट्रपति कौन होता है, उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या उसको काम करने होते हैं, कैसे उसको हटाया जाता है, पूरी की पूरी बातें हम आगे चल के करेंगे। अब सबसे पहले राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति कौन होगा? वो देश का एक प्रथम नागरिक होगा। ठीक है, और इस देश में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि देश में अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, देश में राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। अब यहां पर आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं कि यहां पर दो कॉलम दे दिए जाएंगे, यहां अनुच्छेद दे दिया जाएगा, यहां पे उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे मैच करना होगा कि कौन सा अनुच्छेद किस बात को डिफाइन कर रहा है। तो अनुच्छेद 52 हमसे ये कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। कौन कह रहा है? 52 कह रहा है। अब देखो, जैसे 52 को लिखेंगे ना, तो यहीं के यहीं इसको लिख देना राष्ट्रपति, तो हमको समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद 52 कह रहा है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है भाई, हमने अनुच्छेद 52 की बात मान ली कि हमारे देश में राष्ट्रपति होगा। तो कैसे होगा? यही बात है ना, होगा तो वो कैसे होगा? अब जब कोई होगा तो उसके पास सबसे पहले कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भाई हम कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें भी क्वालिफिकेशन मांगता है ना कि भाई आपको 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसे ही राष्ट्रपति बनने की क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो अपन चर्चा कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। अब यहाँ पर कई बुक्स इस तरीके से लिख देते हैं कि भारत का मूल रूप से नागरिक होना चाहिए। दोनों बातें ध्यान से देना, भारत का नागरिक होना चाहिए, और कई किताबें यहां लिख देती हैं कि इसको मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ऐसा संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि वो मूल रूप से भारत का नागरिक हो। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो एक भारत का नागरिक होगा। दूसरी उसके पास क्वालिफिकेशन है कि जो उसकी मिनिमम आयु होगी वो 35 वर्ष होगी। दूसरा,
मिनिमम आयु या मिनिमम एज 35 होगी और मैक्सिमम एज, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है भाई साहब। मैक्सिमम एज की जब यहां पर बात आएगी तो मैक्सिमम एज उसकी कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट एज हो सकती है, वो किसी भी एज का हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मिनिमम एज उसकी 35 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज उसकी इनफाइनाइट हो सकती है, मतलब जितने साल का भी वो हो उतने साल का हो सकता है। अब यहाँ पे ये मत लिख देना कि 1000 साल का होगा, 2000 साल का होगा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति की एज वैसे तो 80 होती है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ लोग अपवाद भी हैं जो 100 साल तक जी रहे हैं, तो इसलिए मैक्सिमम एज का यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है, वो कितनी भी हो सकती है। और ये बहुत सारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी होगी, उनकी एज लिमिट क्या है। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना है कि मिनिमम एज, कम से कम एज उसकी 35 वर्ष होगी, 35 वर्ष या उससे ऊपर होगी, और मैक्सिमम एज उसकी कुछ भी हो सकती है। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? फिर अगला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि उसके पास लोकसभा का सदस्य होने की या बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। सिर्फ सदस्य बनने की योग्यता, सिर्फ यहां पे उसको योग्यता चाहिए है। ठीक है? लोकसभा का सदस्य बनने की उसको योग्यता होनी चाहिए, उसके पास पूर्ण योग्यता, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो किसी लोकसभा में सदस्य बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही हो। ठीक है? आप मेरी बात ध्यान से समझना, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनने का है। यहां पर मैंने कहा कि लोकसभा का सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। सिर्फ हमें क्या देखना है यहां पर? योग्यता देखना है कि उस सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो उस लोकसभा का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है, सिर्फ हमको योग्यता देखना है। अगला जो इसमें क्वालिफिकेशन का पॉइंट है वो ये है कि कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पद पर, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है? अब लाभ का पद, इस पर उसको नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब ये लाभ का पद क्या होता है सर? ये लाभ का पद क्या होता है, इसके बारे में हमारे संविधान में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सिर्फ हमारे पास संविधान में जो लिखा हुआ है लाभ के पद के बारे में, वो ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि कौन कौन लाभ के पद नहीं होते हैं। क्या? कौन से पद लाभ के पद नहीं होते हैं, ये हमारे पास एक छोटी सी जानकारी हमको मिलती है। तो अब वो लाभ के पद कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से नहीं होते हैं, तो हमारे पास जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है। देखना ध्यान से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों लाभ के पद में नहीं होंगे। फिर आती है मंत्रिमंडल की बात। तो कोई भी मंत्री, चाहे वो राज्य का मंत्री हो, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो या केंद्रीय राज्य मंत्री हो, वो लाभ का पद नहीं कहलाएगा, वो भी लाभ का पद नहीं कहलाएगा। ठीक है? कोई भी मंत्री हो वो लाभ के पद पर नहीं कहलाता है। तो फिर लाभ के पद पर आता कौन है? तो लाभ के पद पर आते हैं जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉय होते हैं, जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट से सुविधाएं ले रहे होते हैं, मूलभूत की सुविधाएं ले रहे होते हैं। अब ये एक गैप है दोनों बीच में कि भाई ये सभी भी सुविधाएं लेते हैं, सैलरी भी मिलती है, पर ये लाभ के पद नहीं कहलाते हैं। और बाकी सारे पद जो गवर्नमेंट के अंदर सैलरी लेते हैं, वहाँ से सुविधाएं लेते हैं, वो सारे के सारे पद लाभ के पद कहलाते हैं। इवन अगर एक चपरासी भी है, प्यून है अगर गवर्नमेंट का, वो भी सैलरी ले रहा है, एलएफसीज ले रहा है, मेडिकल सुविधा ले रहा है, तो वो भी एक लाभ का पद होता है।
एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो हमारे प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब दा, उन्होंने जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था तो उस समय वो वित्त मंत्री थे। उन्होंने वित्त मंत्री से इस्तीफा दिया था, उसके बाद वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार हुए थे। अगर वो इस्तीफा नहीं भी देते तो भी उसमें कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो भी एक लाभ का पद नहीं होता है। हमारे जो अभी हाल में राष्ट्रपति हैं श्री कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी, वो भी पहले राज्यपाल थे। अगर वो अपना इस्तीफा नहीं देते तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो भी एक लाभ का पद नहीं था। और लाभ के पद नहीं होने की जो डेफिनेशन है उसमें यही दिया हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री या मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल, ये कोई भी लाभ के पद पर नहीं होता है। तो ये हमारी बहुत विशेष तरीके से ये 4 क्वालिफिकेशन आपको ध्यान रखनी है। इन 4 क्वालिफिकेशंस पर से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर एज से, कि उसकी एज क्या होगी। ये बहुत एग्जाम में देखा जाता है। कई बार यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि 60 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष, 70 वर्ष, और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और दोनों एज दी हुई होती हैं। यहाँ पर 35 वर्ष होगी और यहाँ पर एक एज लिमिट दे दी होगी। तो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये आप विशेष रूप से बहुत ध्यान रखें, ठीक है। फिर हमारे पास अब ये तो हो गई भाई, उसके पास क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति बनना है, होना है, ये हमारे अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। फिर राष्ट्रपति की कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होंगी, वो हमने क्वालिफिकेशन देख ली कि भाई ये उसके पास 4 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि हमको इस तरीके से उसको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट आता है कि भाई अब ये 2 चीज़ हो गई, अब क्या होगा, चुनाव होगा, है ना। अब चुनाव क्या होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, 2 प्रकार के चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है वहां डायरेक्ट जनता वोट डालती है, जैसे विधायक का चुनाव है। विधायक के चुनाव में हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, तो हमारा एक विधायक चुनता है, वो कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें पूरी की पूरी संसद भाग लेती है। अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में पूरे का पूरे संसद भाग लेता है। संसद में कौन है, हमारे द्वारा चुने हुए सांसद, विधायक, ये सारे लोग हैं। ये सारे लोग ही उस चुनाव में वोटिंग करते हैं, तो इनको कहलाता है निर्वाचक मंडल। ये कौन कहलाता है, निर्वाचन मंडल। तो इस निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है। निर्वाचक मंडल कौन कौन राष्ट्रपति को चुनेगा, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को कौन कौन चुनेगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 इस बात का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 54 या आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 कहता है कि एक राष्ट्रपति को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल होगा। अब ये निर्वाचक मंडल कौन होगा, क्या होगा, ये देख लेते हैं। निर्वाचक मंडल में हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक हमारा लोकसभा है और दूसरा हमारा राज्यसभा है। तो ये हमारी लोकसभा हो गई, ये हमारी राज्यसभा हो गई, ठीक है। इन दोनों पार्लियामेंट के हाउस में हमारे पास 545 सदस्य होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में होते हैं हमारे पास 245 सदस्य, 245 सदस्य। पर अभी ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, इसमें से 2 सदस्य मनोनीत सदस्य कहलाते हैं, ये मनोनीत सदस्य हैं। और यहाँ पर बाकी बचे 543 सदस्य। यहाँ से देख लें तो हमारी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं, और इसमें से हम 12 कम कर देंगे तो 230 सदस्य हमारे निर्वाचित सदस्य रहते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें ये जो हमारे मनोनीत सदस्य हैं ये भाग
नहीं लेते। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। केवल और केवल ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, केवल और केवल ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये निर्वाचित सदस्य हैं, इनका निर्वाचन हुआ है, इनका निर्वाचन हुआ है। ये 233 इनका निर्वाचन हुआ है, ये 543 इनका निर्वाचन हुआ है। जो भी हमारे पास निर्वाचित सदस्य होंगे वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी के भी, दिल्ली के 7 सदस्य हैं, पुदुचेरी का 1 सदस्य है, ये भी इस चुनाव में भाग लेते हैं, इस निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये क्यों नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते? वो भी तो एक संसद का पार्ट है ना। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूं कि जो भी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये राष्ट्रपति की अनुशंसा पर किए जाते हैं। इनका जो प्रसाद पर्यंत काम होता है मनोनीत सदस्य का, वो राष्ट्रपति करता है। तो भाई राष्ट्रपति को चुनने के लिए अगर राष्ट्रपति ने आपको मनोनीत किया है और आपको ही उनके निर्वाचन के लिए खड़ा कर दिया जाए तो ये एक प्रॉफिट वाली बात हो जाएगी ना। तो इस प्रॉफिट को अलग करने के लिए इनको हटा दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, कि भाई जो भी मनोनीत सदस्य होगा उसको राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। तो इसीलिए ये राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकता। जो 2 मनोनीत सदस्य लोकसभा के, वो उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। 12 सदस्य जो मनोनीत किए गए हैं राज्यसभा में, वो भी कभी भी चुनाव प्रक्रिया में, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ये बात बहुत ध्यान से, बहुत स्पष्ट रूप में मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होता है उसका मनोनयन राष्ट्रपति के आशीर्वाद द्वारा होता है। राष्ट्रपति कैसे करता है? इनको मंत्रिमंडल की सलाह पर सदस्यों को नियुक्त करता है। अब एक और बात, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सामान्य चुनाव की तरह नहीं होता। हमने अभी तक क्या देखा कि राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात हमने देखी कि उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तीसरी बात हमने देखी कि उसका निर्वाचक मंडल कैसा होगा। तो निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है। उसमें भाग कौन कौन लेगा? तो हमारी पार्लियामेंट भाग लेगी। पार्लियामेंट में कौन होगा? लोकसभा। लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 2 सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते क्योंकि इनका चयन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो सभी विधान मंडलों से, विधानसभाओं से, सांसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी निर्वाचित सदस्य होगा सिर्फ वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। इसी तरीके से राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य हमारे मनोनीत किए गए होते हैं जो विभिन्न फील्ड से होते हैं, मेडिकल फील्ड से, कला फील्ड से, खेल फील्ड से। तो उनको राष्ट्रपति ही मनोनयन करता है, इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो जो 233 लोग निर्वाचित होकर यहाँ पर आए हुए होते हैं वही सिर्फ निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। चलो, ये तो हो गई हमारी निर्वाचन की बात कि भाई अब इसमें भाग कौन कौन लेगा। अब आती है निर्वाचन की बात कि ये तो हो गया भाई निर्वाचन मंडल क्या क्या होगा। अब इनको निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाचित कैसे होंगे। तो सबसे पहले जो भी उम्मीदवार होता है राष्ट्रपति चुनाव का, उसको एक फीस भरना पड़ती है। आपने सुना है ना जमानत राशि, जब भी चुनाव होते हैं तो जमानत राशि कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, बहुत जगह हम जमानत राशि। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को एक जमानत राशि भरनी होती है जिसकी कीमत 15,000 रुपये होती है। ठीक है, मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपये होती है। इसको नगद या चेक के रूप में या ड्राफ्ट के रूप में आरबीआई को जमा किया जाता है। ये जमानत जो राशि है, जमानत राशि राष्ट्रपति के लिए वो 15,000 रुपये है और इसको आरबीआई को भरना पड़ता है। मतलब ये जमा कहां पर होगी? आरबीआई में जाकर जमा होगी जमानत राशि। ठीक है, और अगर किसी को 1/6
1/6 बहुमत से कम मूल्य के वोट प्राप्त होते हैं तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। इससे अगर कम मत प्राप्त होते हैं तो ये जमानत राशि जो है ये जब्त हो जाती है। ठीक है, अगर हमें 1/6 से कम मत प्राप्त हुए तो ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजें याद रखने वाली हैं। रखने की योग्य क्या है कि एक तो 15,000 की आपको जमानत राशि होगी, जमा होगी आरबीआई में। ठीक है, ये दो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और 1/6 से कम होगा तो ये जब्त हो जाएगी। क्लियर यहां तक? अब होता कैसे है भाई चुनाव? हमने क्वालिफिकेशन भी प्राप्त कर ली, निर्वाचन मंडल भी देख लिया, हमने भाई चुनाव की फीस भी भर दी। अब हमको चुनाव लड़ना है। हम चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, किस पद्धति से चुनाव लड़ेंगे, किस पद्धति से हम चुनाव लड़ेंगे? तो इस पद्धति जो कि राष्ट्रपति चुनाव कराती है उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय। क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त मतदान प्रणाली ये जो है ये है निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया ये देखो, अब आया बेहतरीन क्वेश्चन। एक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने जो वोट डाले उस वोटों में क्या होता है, दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, है ना। हम जो वोट अभी तक डालते आते थे उसमें एक ये कैंडिडेट है, ठीक है, ये कैप पहने हुए है, ये एक कैंडिडेट है, ठीक है, ये हाथ में डंडा लिए हुए है, ठीक है, पहले लोग बाग चलते थे ना डंडा लेकर। इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ, ठीक है। यहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने वोटिंग करी तो उन्होंने इन वाले व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिल गए। सपोज करो इनको 84 वोट मिल गए। अगर 100 लोगों ने वोटिंग करी है तो इनको 84 वोट मिल गए और इनको 16 वोट ही मिले। तो ये वाले जो भाई साहब हैं ये जीत जाएंगे, ये वाले जो भाई साहब हैं ये हार जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं साधारण मतदान प्रक्रिया, ठीक है। पर राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रक्रिया से नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रक्रिया से नहीं होता, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता किस प्रक्रिया से है, ये समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात। राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो मैंने यहां लिखी है, उसको बोलते एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति जो कि निर्वाचक मंडल का सदस्य है वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकता और अपना जो मतपत्र है वो किसी को दिखा नहीं सकता कि भाई आप किसको मतदान कर रहे हो। इस मतदान पत्र में एक वरीयता आधार पर क्रम होता है। किस आधार पर होता है? एक वरीयता आधार पर क्रम होता है। 1 2 3 4 इस तरीके से ये जो वरीयता के आधार पर क्रम दिया हुआ होता है। वरीयता आधार पर देख रहे हैं ना आप, ये 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ये वरीयता का क्रम दिया हुआ है। यहां पर अगर 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं या 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के लिए, तो यहां पर हमें उनको वरीयता देनी पड़ेगी। जो मतपत्र होता है उसमें वरीयता देनी पड़ेगी। वरीयता का मतलब कैसे? सपोज करो 2 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति है अनुराग, एक व्यक्ति है पराग, ठीक है। 2 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं। अब आपको सिर्फ दोनों व्यक्तियों को वोट डालना है, ठीक है। 2 व्यक्ति मतदान में खड़े हुए हैं, एक है अनुराग, ठीक है, और दूसरा है पराग, ठीक है। ये है भाई साहब पराग, ये है भाई साहब अनुराग, ठीक है। ये दोनों चुनाव में खड़े हुए हैं। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। प्रेसिडेंट के चुनाव में ये दोनों व्यक्ति खड़े हुए हैं। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं।
अब यहाँ पर दोनों जन क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, दोनों को निर्वाचक मंडल ने पास कर दिया है। अब ये दोनों मतदान क्षेत्र में आ गए हैं। मतदान क्षेत्र में इनका जो मतदान होना है वो किस प्रणाली से होना है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से इन दोनों के बीच में मतदान होना है। मतदान किस आधार पर होगा? वरीयता के आधार पर होगा। ठीक है। अब भाई जो निर्वाचित सदस्य हैं संसद के, उनके हाथ में एक एक बैलेट पेपर मिल गया जो कि वरीयता के आधार पर उनको नाम भरना है। अब हर एक सदस्य क्या भरेगा? मान लो कोई एक सदस्य है वो अनुराग को पसंद करता है तो पहले वो अनुराग का नाम लिख देगा, फिर पराग का नाम लिख देगा। कोई सदस्य है जो पहले पराग का नाम लिख देगा, फिर अनुराग का नाम लिख देगा। इस तरीके से वो वरीयता क्रम से मतदान करेंगे, सारे के सारे वरीयता क्रम से मतदान करेंगे। ठीक है। फिर जरूरी नहीं है कि जिसके मत ज्यादा हो उसको ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुना जाए। जो इनका एक रेशो होता है, उस रेशो में ये मत होते हैं, तब जाके घोषित किया जाता है कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। तो वरीयता क्रम में इनका मतदान होता है, इसलिए इस प्रणाली को कहा जाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक। अनुपातिक मतलब एक रेशो के आधार पे, एक कोटा आधारित किया गया है कि इस कोटा से ऊपर आएगा जब ही इसको प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा। ठीक है। अनुपातिक गुप्त मतदान, गुप्त मतदान हमको बताना नहीं है कि हम किसको मत दे रहे हैं। क्लियर? फिर आज के लिए इतना काफी है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास पावर्स क्या क्या होती हैं। इसमें एक प्रश्न बहुत पूछा गया है, एक दो कई क्लासेस में पूछा गया है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो अभी आगामी 2 और टर्म होते हैं। एक होता है प्रस्तावक और एक होता है अनुमोदक। ठीक है। तो इनकी संख्या पूछ ली जाती है हमसे। तो प्रस्तावक भी 50 होते हैं और अनुमोदक भी 50 होते हैं। ठीक है। प्रस्तावक 50 और अनुमोदक भी 50। क्लियर? तो राष्ट्रपति के चुनाव में आज देखेंगे हम इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इनकी और आगे की कहानी जानने के लिए कि इसके पास क्या पावर्स होती हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय।